अगर बहुत गहरा प्रेम आपने किसी के साथ किया है ना, तो वो इस जन्म में आपके साथ जो है वापस किसी न किसी रूप में आ जाएगा। अगर घृणा भी की है तो वो वापस आपके आसपास पहुंच जाएगा। क्या पिछला जन्म जैसी कोई चीज होती है? पूर्व जन्म का सारा सिद्धांत भारत ने दुनिया को दिया, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखाने का प्रयास करते हैं। आप आज तक कितने लोगों को ले गए होंगे पास्ट लाइफ में? और देखिए 45,000 से भी ऊपर चले गए अब तो। 45,000? हाँ, 45,000 लोगों को हम तक पास्ट लाइफ में लेके जा चुके हैं। किसी सेलिब्रिटी को आप पास्ट लाइफ में लेकर गए हैं? हेमा मालिनी जी है, हाँ। तो बस ऐसे रिलेटेड कुछ दो चार लोग हैं। तो करा हेमा चुका हूँ। मालिनी जी को आप ले गए थे? हाँ, लेके गया था, वो बिल्कुल क्या लेके थी गया। पास्ट लाइफ में? अच्छा, एक शो आता था राज पिछले राज जन्म का, वो हाँ। उसमें सही केस स्टडीज दिखाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जिसके साथ में आपका लिंक बना हुआ होता है ना, जो पास्ट लाइफ से अगर कनेक्शन है, तो आप उससे कितना भी कोशिश करो तो छूट नहीं पाओगे। आप उसके साथ जुड़ के रहोगे ही। ये सबसे बड़ी बात है। कुनकुने जो प्रेम होते हैं ना, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले। हाँ, जैसे हाँ कि पत्नी नाम का कोई जीव घर में है, हाँ। पति नाम का कोई जीव है जो रात को आता है। हाँ। तो इस तरह के भी कुनकुने संबंध होते हैं। तो ल्यूकवार्म जो संबंध होते हैं ना, वो कभी रिपीट नहीं होते, कभी भी। 100% भूत प्रेत होते ही हैं, लेकिन भूत प्रेत का लेकर जो डर है लोगों के दिमाग में ना, वो बहुत गलत है। अगर भूत कहीं नहीं होते तो वो सिर्फ शमशान घाट में ही नहीं होते बस। क्यों नहीं होते? क्योंकि भूत वहाँ रह के करेगा क्या? 2040 के आसपास में लोग बताते हैं कि एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी, जिससे तटवर्ती जितने इलाके हैं, जो समुद्री इलाके हैं, जैसे मुंबई है, इंडोनेशिया है, वियतनाम वगैरह सब, इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर NK शर्मा। ये रेकी हीलिंग फाउंडेशन जो है उसके फाउंडर और चेयरमैन हैं। इसके अलावा पिछले 40 साल से नेचुरोपैथी जो है वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लस जो पास्ट लाइफ है उनसे जुड़े सवालों के जवाब पाने में भी मदद करने का दावा करते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम मैनिफेस्टेशन, पास्ट लाइफ, रेकी, इन सब चीज़ों से जुड़ी बातें करेंगे। तो सर, वेलकम टू जी स्विच। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको। तो सबसे पहले तो रेकी के बारे में जानेंगे। रेकी क्या होती है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी लाइफ की कि हम बहुत सारी शक्तियाँ और क्षमताएं लेकर पैदा होते हैं। तो एक वन ऑफ द पावर, यानी कि ऐसे तो है तो कम से कम 30-40 तरह की पावर्स, अलग अलग तरह की, जो हम उसको अतीन्द्रिय क्षमताएं कहते हैं, यानी कि पैरासाइकोलॉजिकल पावर्स, या उसको परामानसिक क्षमताएं कहते हैं हिंदी में अगर मान लीजिए। तो ये हर आदमी में उसी तरह नेचुरल होती है जैसे 5 इंद्रियां नेचुरल होती है हमारे अंदर। इसको हम कहते हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय मीन्स बियॉन्ड योर नॉर्मल सेंसेस, एक्स्ट्रा सेंसेस जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो हर आदमी में ये नेचुरली गिफ्टेड है कि वो यूनिवर्सल जो एनर्जी है, रेकी का मतलब है, रे मीन्स यूनिवर्सल, एनकी मीन्स एनर्जी। तो एक यूनिवर्सल जो प्राण ऊर्जा है, एक जीवनी शक्ति है, ये हम अपने बॉडी से चैनलाइज करके हम अपने हाथों से किसी में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये क्षमता अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति में होती ही है। तो ऐसे तो अगर हम जब आशीर्वाद देते हैं, हाँ, तब भी क्या हम तो अपने एनर्जी हाथ नहीं, से? वो एनर्जी वो ट्रांसफ़र नहीं होती। इसका वजह बता रहा हूँ मैं आपको। आशीर्वाद में आपका भाव काम करता है कि भाई आप अच्छे भाव से किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, तो वो वाइब्रेशन तो डेफिनेटली ट्रांसफ़र तो होता ही है कि माँ ने आशीर्वाद दिया, पिता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन रेकी में क्या होता है कि एक साधना के माध्यम से हम इस एनर्जी को टैप करने की एक तकनीक सीखते हैं इसके अंदर। तो मतलब इसमें एक थोड़ी देर का एक ध्यान का प्रयोग होता है। वो ध्यान का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि आपके जो बॉडी में एनर्जी जंक्शंस हैं, जिसको हम चक्र कहते हैं, जो योगा में भी माना जाता है, तो इन चक्रों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और हाथों में भी मिनी चक्रास होते हैं, एनर्जी जंक्शन जिसको कह सकते हैं। तो इन चक्रों को एक्टिवेट करने के बाद में हमारे हाथों में एक एनर्जी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। वो अभी स्टार्ट नहीं है, क्योंकि आपको पहली बात तो पता नहीं है, इसलिए स्टार्ट नहीं है। और फिर आप जब ध्यान करके उसको सक्रिय करने का काम करते हो, तो उसके बाद आपके हाथों में एनर्जी का फ्लो जो है स्टार्ट हो जाता है। और वो स्टार्ट होकर फिर आप किसी को भी टच करते हो, जहाँ तकलीफ़ है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपके हाथों से एनर्जी का फ्लो जाना शुरू हो जाता है। तो हर कोई कर सकता है हर या कोई, कुछ बच्चा भी, बड़ा भी, बूढ़ा भी, अनपढ़ भी, पढ़ा लिखा भी, एनीबॉडी कैन तो डू इट। इसे सीखने में कितना टाइम लगता है?
कुछ घंटे, एक एवरेज 1 घंटा मान के चल पड़ो, बस यूँ समझ लो। मतलब अगर मैं 1 घंटा दूँ तो रेकी की सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं भी सीख सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल सीख सकते हो। और देखिए, मैं तो हर 15 दिन में इट्स ए फ्री फॉर ऑल, मैं तो हर 15 दिन में आता हूँ अपने ज़ूम और यूट्यूब चैनल पे, और मैं सब लोगों को फ्री में सिखा रहा होता हूँ। हज़ारों लोग हर 15 दिन में सीख रहे होते हैं। जैसे अभी आप मुझे कोई ऐसी वो टिप बताएँगे कि अगर मैं अपनी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसे जैसे कि आप बता रहे अपने हाथों तक लाना चाहती हूँ, तो हाँ। क्या करना होगा? हाँ, आज भी देखिए, अगर हमारे ऑडियंस को, फिर इसमें आपको थोड़ा-सा 30 मिनट सिर्फ इसी में ही आपको थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको एक्टिवेट करने में 10-15 मिनट चाहिए, 15-20 मिनट चाहिए, फिर बाद में उसका प्रयोग करने में 15-20 मिनट चाहिए। तो वो समय थोड़ा फिर आपको उसी के लिए देना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए आप अगर एक अलग से एक सेशन रख देंगे सिर्फ इसी के लिए, कि जिसमें मैं सिर्फ उनको प्रैक्टिकल करवा के उनको मैं सिखा भी सकूं, तो वो थोड़ा मुझे 1 घंटा अगर देंगे अलग से, तो वो फिर ज़्यादा लोगों को बेनिफिशियल होगा। क्यों? जैसे अभी क्या होता है, हम लोग थोड़ा ऐसे-ऐसे करते हैं ये सब, तो इन सब से भी कुछ एनर्जी नहीं, चेंज इससे होती तो है? देखिए एक जनरल हीट और हीट पैदा होती है, लेकिन एनर्जी का मूवमेंट आपके हाथों में नहीं आएगा। देखिए, जैसे ही वो 15 मिनट का ध्यान करके हम जब वो एनर्जी एक्टिवेशन करते हैं ना, उसके बाद आप किसी को भी टच करोगे तो आपके हाथों से, या तो लेफ्ट या राइट हाथ से, एकदम एक जैसे मैग्नेटिक फ्लो होता है ना, जैसे कोई चीज़ चूस रही है आपके हाथों से, प्रैक्टिकली आप फील करोगे कि आपके हाथों से एक ज़बरदस्त ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। और जितनी देर जानी है, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी, वो चल जाती रहेगी, और आपको फील भी होता है कि मेरे हाथों से कुछ चूसा जा रहा है, इस तरह से। मतलब जैसे मैं अगर इमेजिन कर रही हूँ, तो जैसे वो सीरियलों में नहीं दिखाते, भगवान ऐसे हाथ करते हो, और यहाँ से हाथों से एक एनर्जी, रोशनी जा रही है। हाँ, रोशनी निकल रही हाँ, है। तो एक्चुअल में हर आदमी के हाथों में ये जाती ही है। तो ये जो एनर्जी है, फिर जितनी देर ज़रूरत है ना, देखिए जहाँ बॉडी को जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उतनी देर जाती है, बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, और फिर आपको प्रैक्टिकली फील आता है कि अभी तक मेरा हाथ जो बहुत गर्म था या बहुत ज़बरदस्त एक वाइब्रेशन फील हो रही थी, अब वो एकदम क्लोज हो गई, ठंडी हो गई, मेरे हाथ जो ठंडे हो गए हैं। तो इस तरह से आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ पता भी चल जाता है, यूँ समझ लें। तो ऐसे रेकी जो है, जहाँ भी अगर हमने मान लो एनर्जी दी, तो कोई भी बीमारी क्यों है हमारे शरीर में, क्योंकि लो एनर्जी है तो लो फंक्शन है, लो रीजनरेशन है, लो हीलिंग है, सब कुछ लो हो जाता है। तो जैसे ही आप एनर्जी किसी को देते हो तो इतनी फास्टेस्ट हीलिंग होती है उसकी कि कहीं अधिकतर तो मैक्सिमम समय पे तो इंस्टेंट इमीडिएट उसका लाभ मिल चुका होता है। इमीडिएट बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा कुछ हुआ जैसे है मैं कभी? एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। अभी कोई आदमी अचानक गिर गया, चोट लग गई उसको, तो अब मान कार के दरवाजे में हाथ आ गया मान लीजिए, तो अब वो हाथ आ गया तो बड़ा ख़तरनाक दर्द होता है, वो तो 8, 10, 15 दिन भी रहेगा, क्योंकि हाथ पूरा पिचक गया अंदर। लेकिन अगर आप रेकी कर दो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि चूँकि इमीडिएट एनर्जी अवेलेबल हो गई, तो हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है, और 15-20 मिनट में वो दर्द जो है आपको जो है आराम मिल चुका होगा उसी समय, अगर हम टच करते हैं, ठीक है ना। और तो इस तरह से हम इमीडिएट इंस्टेंटली जो है ना, कोई भी अगर किसी को दर्द होता है ना, तो हम उसको इमीडिएट राहत दे सकते हैं। तो वो अगर कोई एक सचमुच दर्द वाला कोई आदमी अगर मान लो है, अभी मान लो हमारे पास होता है ना, तो हम उसको टच करके इमीडिएट उसको बता भी सकते हैं कि भाई देखो, इसको 15-20 मिनट में, 10 मिनट में आराम मिल गया इसको, इस तरह से। तो रेकी में क्या होता है, कहीं भी चलते फिरते 24/7 अवेलेबल एनर्जी है। रात को भी कोई बच्चा चिल्लाया, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या घर में कोई बीमार पड़ गया, आपने तुरंत 2-5 मिनट हाथ रखा, उसको आराम दे दिया। ऑफिस में भी किसी को तकलीफ हो गई, तुरंत आपने उसको हाथ रखा और एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। तो ये वो जीवनी शक्ति है जो हम रात को सोकर सुबह उठते हैं तो हम क्या एनर्जी कमाते हैं। अभी देखिए, हम रात को सोए तो हमने कोई 2 पिन प्लग तो लगाया नहीं कि जिससे हम चार्ज हो जाएं। तो ये सोचने की बात नहीं है कि हम चार्ज हुए कहाँ से, हम तो जाके पड़ गए थे एक पलंग पे। तो हमारे शरीर में 2 चीज़ें हैं, ऑरा, आभा मंडल और चक्र। ये हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं बेसिकली। तो इनसे हम यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव कर रहे होते हैं, और हमारी बॉडी उससे रिचार्ज हो रही होती है, इस तरह से। तो यही एनर्जी जो है हम किसी को सप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे नींद लेकर जो ऊर्जा कमा के हम एकदम ऊर्जावान बन जाते हैं, तो वैसे रेकी भी इंस्टेंटली आपकी बॉडी की एनर्जी सप्लाई करके आपको एक्टिव कर देती है। मान लीजिए मैं 15 घंटा काम करके आ रहा हूँ,
और अगर मैंने आधा घंटा रेकी किसी से ले ली सपोज, तो मैं और 5 घंटे काम करने लायक बन जाऊंगा। तो रेकी का इस्तेमाल, जैसे अभी तो ये आपने छोटी चीज़ें बताई, लेकिन जो बड़ी बीमारियां होती हैं हाँ। उसमें भी रेकी इफ़ेक्टिव होती है? हाँ जी, देखिए कोल्ड से लेकर कैंसर तक हर बीमारी में इसका लाभ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि किसी भी बीमारी में अल्टीमेटली सारा साइंस क्या है कि प्राण ऊर्जा का प्रवाह अगर किसी अंग में बहुत अच्छी तरह से होता है तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ता है, टॉक्सिसिटी रिलीज़ होती है और वहाँ पे रीजनरेशन फास्ट होता है। तो रेकी का मतलब ही यही है कि जीवनी शक्ति का इमीडिएट जो है एक प्रकार से वहाँ पे प्रवाह इस्टाब्लिश करके और उसके बाद में उसको तुरंत लाभ देना। इसीलिए जो लोग रेकी सीखते हैं और अभी तक सीख चुके हैं, देखिए मतलब गूगल में भी या यूट्यूब में भी आप जाएंगे तो हज़ारों एक्सपीरियंस रेकी में तो पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों लोग सीख चुके हैं। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें कैंसर जैसी बीमारी का क्योर हुआ हो? हाँ, देखिए क्या होता है कि अकेला केवल रेकी पर ही डिपेंडेंट नहीं है कि एक उसी से क्योर हो जाए। देखिए क्योर का मतलब होता है जितने कॉजेस मेंटली, न्यूट्रिशनली, एनवायरमेंटली, केमिकली जो भी उसने दिया है, अगर वो कॉजेस रिमूव होते हैं तो रेकी इस मामले में एक इतना ज़बरदस्त सपोर्ट करती है कि देखिए हम जब कमज़ोर होते हैं तो हम बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम रेस्ट क्यों लेते हैं? टू रिचार्ज द एनर्जी, हम रेस्टोर करें एनर्जी को, इसलिए हम रेस्ट करते हैं। तो वही अगर रेकी अगर हमें मिल जाती है तो वही काम अगर मान लो 1 महीने में होना था तो वही काम हमारा 10 दिन में हो जाएगा। क्यों? हमें इमीडिएट एनर्जी अवेलेबल हो गई। इसलिए बड़ी सी बड़ी बीमारियों में रेकी का बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। और देखिए, लेकिन ये हमें दवाई के साथ साथ करनी देखिए होगी ना? दवाई तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर आप देखेंगे, आप गूगल में जाकर भी अगर सर्च करेंगे ना रेकी इन मेडिकल हॉस्पिटल्स, रेकी इन रिसर्च, ये सब आप देखेंगे तो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में सर्जरी के बाद डॉक्टर रेकी को रिकमेंड करते हैं। अमेरिका की कम से कम 800 हॉस्पिटल्स में रेकी का प्रयोग हो रहा है और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी चल रही है। इवन हम भी अभी बहुत जल्दी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी हम चर्चा चल रही है हमारी, वहाँ पे भी रेकी को इस्टाब्लिश करने के लिए। तो क्या होता है, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि यानी कि मैं अगर सर्जरी हो गई मेरी और मुझे जल्दी रिकवर करना है तो रेकी मुझे बहुत मदद करेगी। मुझे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं मुझे अपनी बीमारी को लेकर, तो रेकी इमीडिएट आपको एनर्जी अवेलेबल होने के कारण आपको बहुत जल्दी सिम्टोमेटिकली राहत देती है आपको। तो अकेले डिपेंडेंट रेकी के ऊपर करने के लिए मैं नहीं कहता, जैसे खाली हम एक ही ट्रीटमेंट को लेकर नहीं कह सकते ना, उस तरह की बात है। तो मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ थेरापीज जो हैं वो किसी भी ट्रीटमेंट में चाहिए ही होता है। खान पान को भी ठीक करना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है, मेंटली ठीक भी हो, पॉजिटिव भी होना पड़ता है। आपने ये रेकी की प्रैक्टिस कहाँ से सीखी? देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि मुझे रेकी के ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। एक समय ऐसा भी था क्योंकि मैं ऐसा समझता था कि भारत में लोग मतलब मर्जी आए वैसी बातें करते रहते हैं, मतलब टच करो तो ठीक हो जाता है आदमी। मैंने कहा पागल है, ऐसे कोई ऋषि मुनि है जो लोग तुम ठीक हो जाओगे ऐसे। लेकिन मैं चूँकि मेरा हॉस्पिटल था नेचुरोपैथी का, तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक लेडी इतना बड़ा फोड़ा लेकर आई, तो मैंने उसको यूजुअली उसको 8 दिन का रेस्ट देने की राय दी, मैंने खाना पीना बदलने की बात की। लेकिन मेरी डॉक्टर सविता मेरी वाइफ है, उन्होंने रेकी सीखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि रुको मैं इसको रेकी करती हूँ। तो 15 मिनट रेकी करने के बाद में वो जो सूजन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और बहुत छोटी रह गई, और वो दर्द था वो ख़त्म हो गया। और उसने 1 घंटा एरोबिक एक्सरसाइज करके गया, जबकि वो उस समय उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता एक्सरसाइज, लेकिन उसने बाद में 15 मिनट बाद एक्सरसाइज कर ली। तो इस बात ने मुझे इतना शॉक दिया कि मैंने कहा कि मैंने इसको 8 दिन का प्रोग्राम दिया और ये 15 मिनट में ठीक होकर तो ये एक्सरसाइज भी इतनी कर जल्दी इफेक्टिव हो जाती है? इमीडिएट, मैंने कहा ना इतनी इफेक्टिव थी। तो इस बात ने मेरा दिमाग एकदम पलटा और मैंने सोचा कि कुछ तो था जिसके कारण ये एकदम सूजन इतनी कम हो गई। तो मैं इस गहराई में गया तो मुझे पता चला, फिर क्या ऊर्जा के विज्ञान में मैंने एंट्री की, एक ऐसा हॉरिजॉन मेरे सामने खुल गया कि वो समझो कि एक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन ही आ गया। क्यों? मुझे पहली बार पता चला कि हर आदमी के अंदर बहुत सारी नेचुरल परामानसिक क्षमताएं होती है, टेलीपैथी, इंट्यूशन, सबकॉन्शियस माइंड, ऑरा, चक्रा,
एस्ट्रल ट्रैवलिंग, टाइम ट्रैवलिंग वगैरह, कुंडलिनी एनर्जी, ये सब कभी सोचा नहीं था इन सब के बारे में मैंने। और या थर्ड आई वगैरह, जैसे बच्चे आँख पे पट्टी बांध के कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे पता चली कि अरे आदमी तो बहुत सारी शक्तियाँ लेकर पैदा हुआ है और वो सब नेचुरली गिफ्टेड है, उसको पता तक नहीं है। अगर वो जान ले तो वो तो अपने जीवन का मालिक बन जाए। और फिर दूसरी चीज़ें मुझे इस फील्ड में आने के बाद पता चला कि ये पूरा ब्रह्मांड एक यूनिवर्सल लॉ के अंतर्गत चल रहा है। डेस्टिनी बन रही है, फ्यूचर बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं, परिस्थितियाँ बन रही है, और जल्दी मर रहे हैं, देर से मर रहे हैं, पूर्व जन्म हो रहा है। तो इसके पीछे एक डेफिनेट यूनिवर्सल लॉ काम कर रहे हैं। इसमें कहीं ग्रह, भाग्य, भगवान का जो रोल बोलते हैं ना, लोग कहते हैं भगवान की मर्जी, तो मैं देखा कि नहीं, लॉ इज़ वर्किंग एवरीवेयर। इसमें कोई गॉड का इंटरफेरेंस नहीं है। ये कैसा लॉ है? नहीं, यूनिवर्सल लॉ का मतलब है कि भाई अगर मान लीजिए मैं अभी किसी व्यक्ति को लेकर घृणा कर रहा हूँ, तो अब उस घृणा करने में खून में मेरे अंदर जो एक नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट हो रहा है, वो डैमेज मुझको कर रहा है। उसमें कोई ग्रह का हाथ या भगवान का हाथ थोड़ी बोलोगे आप। अगर मेरे घर में मैं गुलाब के फूल खिलाऊं तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे भगवान की कृपा हो गई जी मेरे पे। अरे भगवान का मैंने थोड़ी रोका था कि तू गुलाब के फूल मत पैदा कर तेरे घर में, तेरी मर्जी तो तू 1000 पैदा करके 2 ही पैदा कर। तो मतलब हम लोग जो ब्लेम कर देते हैं ना भगवान के ऊपर, न ग्रहों के ऊपर, न भाग्य के ऊपर, तो यूनिवर्सल लॉ ये समझ में आया कि फ्यूचर भी जो है वो आदमी अपने मर्जी से बिल्डअप कर सकता है फ्यूचर, और पास्ट तो ऑलरेडी जी के आ चुका है। तो हमारा भाग्य कैसे बनता है, ये कॉन्सिडेंसेस क्यों क्रिएट होते हैं, हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें और हम मेरे सामने समझ में आने लगी। और फिर मुझे एक एनर्जी का विज्ञान, जिसको कहते हैं ना एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का साइंस, कि हाउ एवरीथिंग इज़ अफेक्टिंग ईच अदर, तो उसमें फिर रेखी का भी मुझे जानकारी मिली। तो फिर मुझे लगा कि ये तो मामूली विज्ञान नहीं है, ये एक आदमी को स्पिरिचुअल बनाने का विज्ञान है। क्योंकि आप ज़रा सोचिए कि व्हेन एवर यू डू रेखी टू समवन, तो आप एक माध्यम बनकर हीलिंग दे रहे होते हो। आप कहते हो इट इज़ नॉट माई एनर्जी, आई एम ए चैनल, आई एम ए मीडियम। तो आप किसी को एनर्जी देते हो तो आप चाहे हज़ारों को रोज़ पिला दो, आपकी एनर्जी का इसमें लॉस नहीं होता, पहली बात। और रेखी की खूबी क्या मालूम है कि फिजिकल और मेंटली जो लोग स्ट्रेसफुल है, प्रॉब्लम में है, उनको भी एनर्जी देकर बैलेंस करती है। वो तो एक अपना रोल है ही है। लेकिन रेखी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आज आप इस एनर्जी के माध्यम से प्लांट को भी आप एनर्जी देकर उसको हरा भरा कर सकते हैं। अगर मान लो कोई प्लांट सूखने जा रहा है, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, इस तरह से आप कोई जानवर को भी उपचार कर सकते हो। मतलब कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा एनर्जीज का खेल है। एनर्जी का खेल है, लिविंग और नॉन लिविंग हर चीज को रेखी प्रभावित करती है, समझ लें। मतलब एक वो भी कहा जाता है ना कि अगर एक पेड़ है, उसके सामने आप खड़े होकर रोज एक नेगेटिव बात बोल रहे हो, तो वो पेड़ भी मुरझा ही जाएगा, क्योंकि वो वाइब्रेशनल का साइंस है ना भाई। हम क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, वाइब्रेशन क्रिएट, गलत। लेकिन वहीं अगर हम उस पेड़ के आगे खड़े होकर बहुत अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, तो वो पेड़ भी और अच्छा खिलेगा आगे जाकर। बिल्कुल। तो ये तो देखिए, अल्टीमेटली वी आर ऑल आर एनर्जी ओनली ना, चाहे लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो। तो रेखी है ना, हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करने का दम रखती है। इवन वी कैन चार्ज आवर वाटर एंड वी कैन चेंज द एनर्जी ऑफ द वाटर। इसके मेरे पास एक और फोटोग्राफ का एक कैमरा होता है जिससे मैं एनर्जी के फोटोग्राफ ले सकता हूँ। तो उसके अंदर मैं ये सब प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो मैंने जैसे कि बताया कि देखिए, मेरा जो माइंड है ना, क्योंकि वो साइंटिफिक और रैशनल टाइप का है, तो मैं इन चीज़ों पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता था। और मेरा मानना है कि जब तक मैं उसको 100% साइंटिफिकली प्रूव नहीं करूं, मैं लोगों को बात भी नहीं करता कभी भी मैं। तो इसलिए रेखी का अगर आप पूछोगे हमारा योगदान क्या है इस पूरे मतलब इंडिया में, हमने रेखी का 100% साइंटिफिक प्रयोग करके लोगों को उसको हमने प्रूव करके उनको लोगों के जीवन में उनको स्थापित कर दिया है, समझ लें। चलिए, जैसे अब हम एनर्जीज की ही बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ की बात कर रहे हैं, तो अब हम आते हैं पिछले जन्म की बात पर भी। जैसे कि आपके ही कई इंटरव्यूज़ मैंने देखे, आप उसमें बताते हैं कि आप लोगों को पिछले जन्म से भी कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो कि क्या पिछला जन्म जैसी कोई चीज़ होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो हर जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट को, एक कॉमन सेंस से इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग गीता पढ़ते हैं और भारत में गीता को हम महत्व देते भी हैं, है ना, और कृष्ण भगवान को महत्व देते हैं। तो गीता के जो श्लोक हैं जिसमें कहते हैं आत्मा न मरती है, न जन्मती है, न ऐसे सब, हम जब हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है ना,
तो हम गीता के श्लोक जो है ना, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में है ना, हम उनके ऊपर पहले वो गीता का श्लोक लिखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हम शरीर बदलते हैं, आत्मा न मरती है न जन्मती है, हम बार बार जन्म लेते हैं, ये सब चीज़ें डालते हैं। तो गीता में जब लिखा है और गीता जब बता रही है तो उतना कई सालों से मतलब आज वो हमें इस बात की सूचना दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय दिमाग जो है वो आज भी सोचता है कि यार पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात, जब लेकिन मर एक चीज और मैं इसमें हाँ। ऐड करूंगी, जैसे ये तो हो गया हिंदुइज्म में हाँ। बोला जाता है, गीता का आपने रेफरेंस दिया। अगर मैं बाकी धर्मों की बात बाकी करूं, अगर उसमें मैं नहीं है। इस्लाम की बात करूं, हाँ। तो उसमें पूर्ण जन्म जैसी कोई कोई बात है बात ही नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है, पिछले हाँ। जन्म जैसी कोई बात नहीं हाँ। है। तो उन लोगों का नहीं हाँ, होता है नहीं क्या? देखिए, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम हिंदू धर्म में जैसे मर जाते हैं तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, जो कि नचिकेता और यम का संवाद है कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इस्लाम धर्म तो खैर उनका एक बड़ा, जैसे बोलता है ना कि वो एक अपने एक ढांचे में इस तरह से बंधा हुआ है कि उसमें कोई ऑल्ट्रेशन का कोई रास्ता नहीं रखा है उसमें, समझे ना। तो क्रिश्चियनिटी में भी पास्ट लाइफ के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं था, बिल्कुल भी। क्रिश्चियनिटी में पास्ट लाइफ जैसा वर्ड था भी नहीं, और अगर कोई बात करता था तो एक ज़माने में सूली को चढ़ा देते थे, ऐसे लोग थे उस समय। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया में पूर्व जन्म का सारा सिद्धांत भारत ने दुनिया को दिया, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म और मृत्यु और आत्मा, ये जो वर्ड है, ये सब हमारे शास्त्रों में ज़्यादा इसका वर्णन है, ठीक है। लेकिन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इयान स्टीवनसन आप जब डालेंगे उसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको, जिन्होंने 3000 डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑफ पास्ट लाइफ उन्होंने वहाँ पर उन्होंने मतलब साइंटिफिकली प्रूव करके बताया हुआ है। तो और उनके असिस्टेंट डॉक्टर टकर करके हैं, उन्होंने भी हमारे बर्थ मार्क क्यों होते हैं, हमारा स्वभाव ऐसा क्यों होता है, हमारे नाक नक्शे ऐसे क्यों होते हैं, समझे ना। तो ये सारी चीज़ों पे उन्होंने भी ऐसे सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स मतलब उन्होंने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। और भी मेडिकल बहुत सारे डॉक्टर के नाम आपने शायद सुने होंगे कि डॉक्टर रेमंड मूडी करके एक डॉक्टर है, उनकी किताब है लाइफ आफ्टर लाइफ करके। फिर डॉक्टर ब्रियान वीस नाम सुना होगा, डॉक्टर ब्रियान वीस तो बहुत दुनिया में पॉपुलर है, तो उनकी कम से कम 10 किताबें आज मार्केट में कनॉट प्लेस में भी अवेलेबल है, ऐसे रास्ते में मिल जाती है। तो ये सब मेडिकल डॉक्टर्स हैं, समझे ना। ऐसे कम से कम मैं हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ। क्यों मालूम है, सबसे पहली बात तो कोई भी जाकर यूट्यूब पे भी अगर चेक करेंगे ना इसके बारे में कि आइंस्टीन ने पास्ट लाइफ के बारे में क्या इंटरव्यू दिया, क्या दिया था, अगर आप नहीं कि हम सिर्फ ये फिज़िकल बॉडी नहीं है, मतलब हमारी सोल होती है, हम ट्रांजिट करते हैं, खाली फिज़िकल बॉडी समय से ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारी चेतना जो कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मौजूद रहती है। और ये बात सिर्फ आइंस्टीन ने नहीं कही, अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं कही, निकोला टेस्ला भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी इसके बारे में पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना कि बल्कि उन्होंने जितना ज़्यादा साइंटिफिकली उन्होंने बात कही है ना, तो शायद दूसरे साइंटिस्टों ने उतनी गहराई शायद नहीं कही होगी, इतना ज़बरदस्त उन्होंने इसके बारे में कहा है। फिर डॉक्टर दीपक चोपड़ा का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े अमेरिका में बड़े फेमस वो है फिलोसोफर, तो उनकी भी वो भी मेडिकल डॉक्टर ही है। अच्छा, आप ये पास्ट लाइफ से कनेक्ट कैसे करवाते हैं, इसके पीछे की प्रोसेस क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए क्या होता है कि हम कई जन्मों से यात्रा करते हुए इस जन्म में भी आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पास्ट भी है, और जितना हमारा पास्ट अब तक हम जीते चले आ रहे हैं उसका फ्यूचर भी बन जाता है, ठीक है। तो मैं जनरली जब हम पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो पास्ट और फ्यूचर दोनों दिखाने का प्रयास करते हैं, 3 जन्म में दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्यों इसलिए दिखाता हूँ कि आप जब 3 जन्म देखते हो ना, तो आपको एक आइडिया आता है कि वास्तव में मैं हूँ कौन, क्योंकि आप हर जन्म में आप अपने आप को बिल्कुल अलग अलग जेंडर, अलग अलग जात पात में, अलग अलग देश कंट्री में अपने आप को देख रहे होते हो। तो फिर आपको लगता है कि यार मैं तो वास्तव में वो तो हुई नहीं जो मैं आज समझ के बैठा हुआ हूँ। तो इसीलिए मैं 3 जन्म दिखाता हूँ, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में ले जाने का तरीका क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है जैसे सपना देखता है तो उसके अंदर उसकी चेतना बाहर निकल जाती है और रैंडमली कहीं भी घूम रही होती है, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन नहीं है उसको, है ना।
और फिर वो जो इंटेंशन करके सोता है वो उसी से कनेक्ट भी होता है, उसी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इसमें क्या होता है, मैं ड्राइवर हूँ और मैं अपनी मर्जी से उनको साइड सीइंग करवाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को एक डीप रिलैक्सिंग स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं, जिसको हम ट्रांस स्टेट यहाँ कहते हैं। यानी तो ब्रेन की जैसे फ्रीक्वेंसी मापी जाती है ना, जिसमें हम बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा ऐसा कहते हैं, तो एक हम लोग उसको एक थीटा स्टेट में लेके जाते हैं, जैसे जिसको हम कह सकते हैं अर्ध निद्र, अर्ध सुप्त अवस्था जिसको कह सकते हैं ना, वो अल्फा से थोड़ी और डेप्थ में होती है। तो उस अवस्था में जब हम लेकर जाते हैं तो वो व्यक्ति 25% तो होश में रहता है, क्योंकि वो हमारे क्या बोलते हैं, बातों को सुन रहा होता है, हमें जवाब दे रहा होता है। तो इस तरह से, और 75% वो ट्रांस स्टेट में रहता है। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं ए रिलैक्स स्टेट ऑफ ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड, समझे ना। तो उस अवस्था में उनकी चेतना 4th डायमेंशन, देखिए अभी तो हम 3 डायमेंशंस में सब देख रहे हैं ना, तो वो 4th डायमेंशंस में ट्रैवल कर जाता है और फिर आज तक ब्रह्मांड में एक एक थॉट, एक एक इमोशन, एक एक कर्म जो भी आपने किया है ना, और जो एक पर्सनालिटी आपने जी हुई है, वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग या एनर्जी वो पूरी ब्रह्मांड में मौजूद रहती है, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड, आजकल लोग इस बात को काफ़ी पॉपुलर करने लग गए हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड एक प्रकार से। तो हम जैसे ही किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हम क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आप अपने पूर्व जन्म के घर को देखिए, मान लीजिए, तो फिर वो उसका पूर्व जन्म, एक उसको जाने में टाइम नहीं लगती। क्यों मालूम है, मैं उसको 100 साल आगे ले जाऊँ, 100 साल पीछे ले जाऊँ, मैं 1000 साल पीछे ले जाऊँ, मैं 10,000 साल पीछे ले जाऊँ, तो उसमें वहाँ वो टाइम ट्रैवल नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि जब हमारी चेतना बाहर निकल जाती है प्रकार से, समझो टाइम 4 डायमेंशंस में, तो वहाँ पे टाइम स्पेस ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे टाइमलेसनेस है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ हियर ओनली, यूँ समझ लो। आपको लाखों साल भी अगर आपको जाना पड़े तो आपके खाली सोचते ही और ऑलरेडी देयर। आप आज तक कितने लोगों को ले गए होंगे पास्ट लाइफ में? अब देखिए 45,000 से भी ऊपर चले गए अब 45,000? हाँ, 45,000 लोगों को हम तक पास्ट लाइफ में लेके जा चुके हैं। और यूजुअली तो मैं हर साल जब मैं ऑनलाइन पास्ट लाइफ सेशन लेता हूँ, साल में एक बार करता हूँ, बड़ा प्रोग्राम करता हूँ, इवेंट जो होती है, मेगा इवेंट होता है, तो उसके अंदर तो हम 5-5 हज़ार लोगों को एक साथ थोक बंद में लेके जा रहे होते हैं। तो इसीलिए वो तो एक प्रकार से क्या कहते हैं, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम ही है हमारा। कभी किसी सेलिब्रिटी को आप पास्ट लाइफ में लेकर गए हैं? नहीं, देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, IAS IPS भी आते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी में जैसे हमारे हेमा मालिनी जी है। हाँ। तो बस ऐसे रिलेटेड कुछ 2-4 लोग हैं जिनको मतलब मैं पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस तो करा हेमा चुका हूँ। मालिनी जी को आप ले गए थे? हाँ, लेके गया था, वो बिल्कुल क्या लेके थी गया। पास्ट लाइफ में? नहीं देखिए, उनका अभी मुझे एकदम ध्यान नहीं है, 2-3 साल हो गए मुझे इस बात को, तो मेरे ख्याल से वो कहीं, मुझे एकदम ख्याल तो नहीं आ रहा उनके बारे में कि शायद वो कहीं किसी थोड़ा कन्फ्यूज़न है मेरे माइंड में अभी ज़रा, लेकिन मुझे एकदम ख्याल नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने हज़ारों रोज़ के अनुभव में हर रोज़ 2-2, 3-3 लोगों को लेके जा रहा होता हूँ, तो मेरी वो क्या बोलते हैं ना, बड़ी मिक्सिंग हो रही होती है कि क्या वो घटना उन्हीं की थी कि नहीं थी करके, इस तरह से। अच्छा, एक शो आता था राज पिछले राज जन्म का, वो हाँ। उसमें सही केस स्टडीज दिखाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि हर पहली बात तो क्या होता है कि समझने की बात क्या है किसी भी व्यक्ति को, कि कोई भी व्यक्ति जब सो जाता है और वो एक ट्रांस में जाता है, तो वो बिल्कुल अपने आप को एक अलग ढंग से अभिव्यक्त कर रहा होता है, समझे ना। मान लीजिए मैं एक जेंट्स हूँ और मैं पास्ट लाइफ में जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को एक लेडीज़ के रूप में देखता हूँ, समझे, यानी तो मैं एक गरीब आदमी के रूप में देखता हूँ। तो भैया आप तो राजा के रूप में देख सकते थे, अगर आपके साइकोलॉजिकली मान लीजिए आपको देखना था तो आप बिल्कुल आउट ऑफ द लॉजिक आप अपने आप को देख रहे होते हो। तो इसलिए उसमें ऐसा भी कोई कह नहीं सकता कि आपने अपने मन गढ़ंत कुछ कह दिया हो। क्यों मालूम है, वो बिल्कुल एकदम आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी होती है जो आपके अचेतन मन में भी नहीं है, जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं है। एक बात बताऊँ, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कई लोग जो आते हैं तो इस जन्म में वो जब एक मान लीजिए मेल कैरेक्टर में होते हैं, तो पिछले जन्म में वो कहते हैं कि मैं एक वेश्या थी
तो अब एक आदमी अपने आप को एक औरत के रूप में, वेश्या के रूप में क्यों डेमोन्स्ट्रेट करेगा भाई? बट ये भी तो हो सकता है ना कि अगर जैसे जब वो आपके पास आ रहे हैं इस सेशन के लिए, उसके पहले कहीं कुछ ऐसा देखा हो, वही उनके माइंड में कहीं कोने पर हो और वही उन्होंने देख देखिए क्या लिया। होता है कि जब हम लेके जाते हैं ना, तो जब वो वापस लौट के भी आता है तो वो खुद हमें कहता है इस तरह से कि सर मतलब ना मैंने कभी ऐसा सोचा है, ना कभी मैंने कोई देखा है ऐसा होता है ना, भाई कोई ऐसी कोई घटना भी देखी हो तो बोले कि आई कांट बिलीव कि मैं पिछले जन्म में वेश्या था, या नहीं तो मैं एक गरीब किसान था, जबकि मैं इस बार तो अच्छे पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन पिछले जन्म में इतना गरीब था कि एक झोपड़ी थी मेरी, ऐसे मान लो। तो उसको सवाल क्या होता है कि वाई ही वुड लाइक टू सी लाइक दिस, समझे ना? एक आदमी अपना समय दे रहा है, अपना पैसा दे रहा है, और फिर वो जानबूझ करके अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं कहेगा ना। तो चलिए अगर अब हम ये मान लेते हैं कि जैसे पास्ट लाइफ में चले जाते हैं, बट इससे आपको नहीं लगता कि जो नेचर की साइकिल है उसको आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं? अगर आप किसी को, भगवान ने तो मेमोरी हमारी डिलीट कर दी कि पास्ट लाइफ का जो भी था डिलीट की, दबा दी। अब यहाँ आकर अगर हम लोग दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम जो नेचर का भगवान ने बनाया उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि नेचर अपने आप में ना आपका जो है पास्ट को अपने आपके साथ रखती भी नहीं है, और वो ज़रूरी भी है, नहीं तो आदमी जी नहीं पाएगा। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि पास्ट लाइफ में जाने का पर्पस क्या है मालूम है? भगवान बुद्ध और महावीर ने भी इस बात को बहुत जोर दिया है कि अगर आप आध्यात्मिक जगत में सत्य को जानना चाहते हैं, जीवन के सत्य को, तो आप जाति स्मरण करो। जाति प्रतिप्रसव या जाति स्मरण कहते हैं। जाति स्मरण का मतलब है कि व्हाट एक्चुअली यू आर, व्हाट ट्रूली यू आर, रिकॉग्नाइज दैट। तो तभी आप है ना जीवन के सत्य को जान पाओगे। और मैं कौन हूँ, ये जो शब्द है ना हमारे अंदर जो हमें जानना चाहिए होता है, वो आप तभी जान पाओगे। तो इसीलिए जब एक आदमी पास्ट लाइफ में जाता है ना, तो और उसके साथ में इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि मैं जितने भी लोगों को लेके गया हूँ ना, आप कितना ही उपदेश दे दो, कितना ही समझा दो, वो नहीं बात मानेगा। लेकिन पास्ट लाइफ में जाकर आने के बाद उसका दिमाग इतना ज़बरदस्त परिवर्तन कर जाता है कि वो कहता है कि सर मेरे अब कोई क्वेश्चन ख़त्म, मतलब सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अब मैं कोई जजमेंट नहीं कर सकता लाइफ में, मैं कोई ब्लेम नहीं कर सकता, कंप्लेंट नहीं कर सकता। क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है पास्ट लाइफ में क्या कर्म करके क्या आ कर्म रहे से हैं। क्या चीज़ें, क्या इफेक्ट हो रहा है, वो एकदम जानकर क्या था। देखिए जब हम पूर्व जन्म में लेके जाते हैं ना, तो सबसे पहले उनको क्या होता है कि अपनी वो फैमिली और वो तो सब देखता ही, नाम वगैरह, लेकिन डेथ को देखता है। तो वो देखता है कि भाई मैं 80-90 साल में, 70 साल में मरा, तो लोगों ने मुझे जलाया गाड़ा, फिर मेरी अच्छा मेरा शरीर उस समय मर गया, लेकिन वो सब उसके अंदर वो अपनी आत्मा को देखता है, जो जीते जी अपनी आत्मा को कोई नहीं देखता ना। पर वो पास्ट लाइफ में जब जाता है तो अपनी आत्मा देखता है, उसका रंग देखता है कि तो कौन ये तो सी मुझे बहुत ही खतरनाक चीज भी लग रही है। खतरनाक नहीं, इतनी आत्मा चीजों को देखना मतलब है देखना। द सोल एक जैसे बोलते हैं ना वाइब्रेशनल, एक धुएं के रूप में जैसे कोई चीज़ निकल रही होती है, वो निकलती तो उस चीज़ को वो अनुभव करता है। और वो अनुभव करने के बाद में जब मैं उसको 100 साल के बाद लेके जाता हूँ, तो वो देखता है कि वो फिर दूसरे एकदम जेंडर में आ गया, और वहाँ पर वो उसका नाम अलग हो गया, उसका देश अलग हो गया, उसका परिवार अलग हो गया। तो उसको लगता है कि यार मैं तो कभी मरा ही नहीं, मेरी तो पैकिंग बदलती रही। तो ये अनुभव जब उनको आ जाता है ना, तो उसके बाद उनका मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि मैं तो मरने वाला तो नहीं हूँ, बल्कि मेरी चेतना तो मौजूद रहने वाली है हर वक्त। अच्छा, फिर जो जात पात का जो बहुत बड़ा जो लोगों के दिमाग में भूत होता है ना, फितुर कट्टरपन होता है, वो ऐसा धराशायी होता है कि उसको पहली बार समझ में आता है कि मैं ही कई जन्मों में मुसलमान, मैं ही कई जन्मों में फ्रांसीस, कभी मैं अफ्रीकन, कभी मैं क्रिश्चियन, कभी मैं और चाइनीज़, कभी मैं ताइवान वाला। तो उसको पहली बार अनुभव में आता है कि यार मैं हूँ कौन वास्तव में। पिछले जन्म में मैं नमाज पढ़ता था, इस जन्म में आरती कर रहा हूँ, अगले जन्म में जाकर मैं जीसस क्राइस्ट की तरह ऐसे करने लग जाऊँगा। तो ये जब देखता है तो उसको पता चलता है कि सचमुच में हमारी कोई जात पात नहीं होती। जात पात एक सामाजिक समझो ढांचा है, जिसमें हमारी को कलरिंग कर दी जाती है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगी अभी, अब जो ऐसा होता है कि हमारी इस लाइफ में जो लोग
जिनके साथ हम रह रहे हैं, चाहे वो हमारे पार्टनर हो गए या हमारे दोस्त हो गए, करीबी दोस्त हो गए, उनका हमारे साथ पिछले जन्म में भी कोई रिश्ता रहा है? हाँ जी, हाँ। देखिए क्या होता है कि हमारे साथ जो भी अ, जो गहरे रिश्ते हैं, मैं यूँ कहता हूँ गहरे रिश्ते जो आते हैं ना, जैसे अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे माँ बाप, अच्छा नौकर, अच्छा दोस्त, अच्छा, अच्छे नौकर का भी होता है हाँ कनेक्शन? जी, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त होता है। देखिए, अगर आपने मान लीजिए कोई आपका पिछले जन्म में कोई दोस्त था और आपने और आपने उसकी बहुत मदद की थी किसी ज़माने में, मान लो, और वो आपके प्रति बड़ा एहसानमंद है, तो और वो अभी वो उतना मतलब लेवल उसका उतना हाई नहीं है, मतलब थिंकिंग में, तो इसलिए वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, लोअर किस्म की लाइफ लेकर ही आता है, जहाँ उसका माइंड लिमिटेड काम करता है, समझे ना। वो ज़्यादा एजुकेशन में भी नहीं जाता, पढ़ाई में शौक़ नहीं होता उसको, तो वो जो है ना, कहीं से भी ढूंढते हुए आपके पास पहुंच जाएगा और आपको वो पूरी सर्विस देगा। देखिए, नौकर की तो बात छोड़िए, पिछले जन्म में जो डॉगी आपके घर में था वो मर गया, तो मेरे पास एक IAS ऑफिसर आए थे दिल्ली से ही, तो उनको मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई, आपका जो पिछले जन्म में जो डॉगी मरा, क्या उसकी चेतना भी कहीं आसपास आई है क्या इस जन्म में, ऐसे पूछा। तो एकदम उन्होंने एकदम कहा कि अरे, मेरे ऑफिस में जो रतन लाल है वही तो है वो। तो मैं भी चौंक गया। मैंने कहा अच्छा, वो तो बोले कि वो मेरा खास असिस्टेंट है और मेरी बहुत केयर करता है। बोले वो मुझे ऐसी माँ की तरह देखता है मुझको, मेरी हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ को वो मतलब खाने पीने से लेकर मुझे सेवा करता रहता है। तो मैंने कहा वो कौन है? बोले वो मेरा वही तो है, मेरा मान लो मोती नाम है कि जो चीकू नाम है, कुछ भी, बोले वही तो है वो। तो इस तरह की चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शरीर का ढांचा जानवर का है कि आदमी का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चेतना हमारी हमेशा मौजूद रहती है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे रिश्ते भी आते हैं जो कुछ पल के लिए आते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो उनका भी क्या हमारी पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन होता है? हाँ, पास्ट कि लाइफ सिर्फ से इतने ही पल के लिए या इतने ही सालों के लिए वो हमारे साथ रहेंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जो भी जीवन में हम क्या बोलते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं कि जिससे हम किसी को मदद कर रहे हैं, और तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनकी जो चेतना होती है ना, वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी होती है, चाहे जानवर की भी चेतना है तो भी बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको गायों को घास खिलाने का बड़ा शौक़ है, आप कुत्तों को मतलब अपनी तरफ से उनको सेवा करने का बड़ा शौक़ रहता है। तो कई लोगों को शौक़ होता है ना अलग अलग जानवरों को, जो पक्षियों को पाल रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि इनको पालने से क्या क्या होने वाला है। नहीं, अगर आपने उनकी सेवा की और उन्होंने की बहुत केयर की है ना, तो आपके जीवन में यही चेतनाएं जो पक्षी के रूप में थी, कि जानवर के रूप में थी, चाहे आदमी के रूप में भी थी, चाहे कोई भी हो, वो आपके जीवन में अचानक जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती, कभी दिक्कत हो जाती मान लो, तो आपको लगेगा कि अचानक वो आया और उसने सपोर्ट किया, मदद की और वो निकल गया। नहीं, जैसे मैं यहाँ पर ये पूछ रही हूँ कि जैसे आजकल क्या रहता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कि कुछ कोई लोग 4 साल तक हैं किसी के साथ, फिर वो उनका ब्रेकअप हो गया, अब उनकी शादी आगे किसी और के साथ हो गई, या वो अब किसी और को डेट कर रहे हैं। हाँ। तो जो ये टाइम होता है 4-4 5-5 साल, इसका भी कुछ कनेक्शन होता है? नहीं, इसका कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बता रहा हूँ। क्यों बताऊँ? जिसके साथ में आपका लिंक बना हुआ होता है ना, जो पास्ट लाइफ से अगर कनेक्शन है, तो आप उससे कितना भी कोशिश करो तो छूट नहीं पाओगे। आप उसके साथ जुड़ के रहोगे ही, ये सबसे बड़ी बात है। इसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, अभी जैसे मेरी वाइफ जो है डॉक्टर सविता, वो मेरे पास करीब 4-5 जन्मों से मेरे साथ चल रही है, ठीक है। उसकी इस जन्म में वो मेरे पड़ोस में रहती थी बेंगलोर में, मतलब हम लोग बेंगलोर के हैं। तो इस जन्म में? हाँ, इस जन्म में वो बेंगलोर में हम रहते थे। उसकी कई 8-10 उसकी सगाइयाँ टूट गई उसकी, और मेरी भी 7-8 सगाइयाँ टूटी मेरी भी। कितनी मतलब बातें बोलते ना, फिर वो अचानक बात आगे बढ़ी नहीं। बोलते ना, लड़की देखी पक्का, हाँ जी ओके कर दो जी, फिर वापस जाकर अटक गई, ऐसे होता है ना। तो उसकी भी अटकी, मेरी भी अटकी। और फिर एक दिन अचानक इस तरह की बात निकली तो पता चला कि वो उसके दिमाग में मैं हूँ और मेरे दिमाग में भी वो थी एक्चुअल में। लेकिन मैं एक पारिवारिक संबंध, एक दोस्ताना संबंध होने के कारण मैं कभी ऐसे बोल नहीं पाया कि मुझे इससे शादी करनी, ऐसे होता ना, एक मुझे संकोच था। जैसे ही मुझे पता चला कि ये शी इज़ वेटिंग फॉर मी, उसने मुझे कहा कि
अगर आप नहीं मिले तो मैं शादी करके क्या करूँगी। तो मैं चौंक गया, मैं बोला ऐसे कैसे बोल रही है भाई ये। तो मेरे दिल में तो मेरे भी यही था। तो अल्टीमेटली फिर जब हम मिले तो और बाद में फिर ये पास्ट लाइफ के, पहले तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है पता नहीं था, पर जब पास्ट लाइफ में काम करने लगा तब मुझे पता चला कि अरे ये तो मेरे कई जन्मों से साथ चल रहे हैं भाई, और अभी भी नहीं, आगे के जन्म में भी वापस साथ में फिर मेरे। तो मतलब कि आपके कहने का मतलब है कि जो सिर्फ पति पत्नी होते हैं उनका ही होता है नहीं past नहीं, life ऐसा का नहीं होता। connection? देखिए क्या होता है कि अगर हमारा अंदर हमारी बहुत गहरा प्रेम जो बोलते हैं ना, एक दूसरे के बिना हम रहते नहीं हैं, बहुत जैसे माँ और बेटे का प्रेम होता है ना, तो उस तरह का प्रेम अगर होता है ना तो वो वापस रिपीट करता है। कुनकुने जो प्रेम होते हैं ना, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, हाँ, जैसे हाँ कि पत्नी नाम का कोई जीव घर में है, हाँ, पति नाम का कोई जीव है जो रात को आता है, हाँ, तो इस तरह के भी कुनकुने संबंध होते हैं। तो ल्यूकवार्म जो संबंध होते हैं ना वो कभी रिपीट नहीं होते, कभी भी। हाँ देखिए, दो चीज़ें रिपीट होती है, एक तो घृणा और एक प्रेम। अगर बहुत गहरा प्रेम आपने किसी के साथ किया है ना तो वो इस जन्म में आपके साथ जो है वापस किसी न किसी रूप में आ जाएगा। अगर घृणा भी किए तो वो वापस आपके आसपास पहुंच जाएगा। क्यों? उसके अंदर आप 24 घंटे आपको लेकर वो विचार कर रहा था, हाँ, तो उसके दिमाग में आपके पूरे इम्प्रिंट और संस्कार है, तो इसलिए वो रिपीट करने के लिए आपके साथ फिर जुड़ेगा और वो नेगेटिव जो भी आपको नुकसान करना वो करके जाएगा, समझ लो। तो एक तो प्रेम और घृणा रिपीट होते हैं। तो और मज़ेदार बात क्या है कि ये जो संबंध बनते हैं ना, तो अगर मान लो कि मेरे पिछले जन्म की माँ है, वो मेरे इस जन्म में मेरी बेटी बन के भी आ सकती है। अच्छा, जैसे अगर आपका बॉस कौन होगा, हाँ, इसका भी हो सकता है कनेक्शन। नहीं, जैसे मैं नहीं। अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी जिस बॉस के साथ हूँ मैं उनके साथ पिछले 8 साल से हूँ, तो मुझे अभी तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के जो ट्रेड्स हैं वो भी मैच करने लगे हैं। कई बार मुझे लगता है कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है क्या इनके साथ? हाँ देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी जनरली हमारे कई कई जो रिश्ते होते हैं ना वो पास्ट लाइफ से ही होते हैं, लेकिन आपने जो अभी लव अफेयर की बात की कि 2-4 साल जो चलते हैं, हाँ, वो बेसिकली टेम्पररी, जैसे कहते हैं ना कि एक फिजिकल अट्रैक्शन, यानी तो आपका कोई विचारों का मेल होता है तो उसे कारण अट्रैक्शन हो सकता है आपका, लेकिन वो जेन्युइन पास्ट लाइफ से है ऐसा कहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना? और इसीलिए वो फिर लंबे समय के बाद चलता भी नहीं है, थोड़े 2-4 साल चलने के बाद वो विचारों में मतभेद आ जाता है, तो फिर थोड़े से आप अलग हो जाते हैं, यानी तो सरकमटेंसेस होने के कारण आप नहीं मिल पाते हो मान लो, तो और नहीं भी मिले तो इसका मतलब है कि आपका वो कनेक्टिविटी थी भी नहीं। क्योंकि अगर सरकमटेंसेस भी गड़बड़ होते हैं ना तो भी वो दीवानों की तरफ पागल होकर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता ही वो आदमी औरत। तो ऐसा मतलब ऐसा देखा गया है, क्योंकि जो पिछले जन्म में मिल नहीं पाए ना वो इस जन्म में वापस उसके कहीं ना कहीं उसके पति पत्नी के रूप में या बेटा या बेटी के रूप में भी उसके पास आ गए। देखिए संबंध जो है ना, प्रेम का संबंध जो है ना, सिर्फ पति पत्नी ही संबंध के न चलना चाहिए। अगर मैंने पिछले जन्म में मान लो एक पत्नी को बहुत प्रेम किया और वो पत्नी मेरी बेटी बन के भी आ सकती है इस जन्म में, मेरी पत्नी मेरी माँ बन के भी आ सकती है मेरे इस जन्म में, समझे ना? तो ऐसे है ना संबंधों में जो बोलते हैं सोशल जो ये जो डिस्टिंक्शन है, डिफ्रेंशिएशन कि ये फादर है, ये बेटी है, ये बहन है, ऐसे ये नेचर में रिकॉग्निशन नहीं है। नेचर में खाली सोल की रिकॉग्निशन है, समझ ना, इस तरह से। तो ऐसे करके हमारे आसपास वो पहुंच ही जाते हैं और वो हमें जो बेनिफिट या नुकसान देना वो दे जाते हैं। तो बॉस एम्प्लॉय का भी पुराना रिश्ता होता है या नहीं हो होता सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, मैं आप कई जगहों पे काम करते हैं, आपको वो मेल खाते ही नहीं, आपको लगता है कि नहीं ये कंपनी मेरे लिए नहीं, ये ऐसा मुझे यहाँ पे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो फिर आप ऐसी जगह जाती है जहाँ आपको लगता है कि ये इनके साथ मेरा कोई कनेक्शन ऐसा फील आता है। देखिए डेफिनेटली अगर हम पास्ट लाइफ में जाकर देखेंगे ना तो किसी न किसी रूप में कहीं से कहीं कनेक्टेड रहे हैं। इसलिए क्या होता है, वो एक कंपैटिबिलिटी जो बोलते हैं ना वाइब्रेशन की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और वो पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो सकती है। देखिए अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, हज़ारों मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत इंटरेस्ट लेकर जब मेरे पास पास्ट लाइफ के लिए आते हैं ना मेरे पास में, तो मैं ये हैरान हो जाता हूँ देखकर कि कहीं न कहीं वो मेरे से कनेक्टेड रहे हैं किसी न किसी जन्म में। मतलब 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 1500 साल तक भी वो पिछले जन्मों में मेरे साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और उसके कारण वो आज वापस जैसे ही उन्होंने मेरा चेहरा देखा, मेरा नाम सुना या मेरा कोई देखा, वो तुरंत मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करते वापस, और उनको मेरे पास आकर फिर बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो एक नेचुरल जो अट्रैक्शन और फीलिंग होती है ना, देखिए मैं यूँ कहता हूँ कि आप जिस वाइब्रेशन के व्यक्तित्व है ना,
एग्जैक्टली आप उसी तरह की तरंगों के साथ आपका कनेक्शन बनेगा, यूँ समझ लें। तो इसलिए हर व्यक्ति गुरु भी वैसे ही पकड़ता है, वो जिस स्तर का होता है, समझे ना। संबंध भी वो वैसे ही बनाता है, वो जिस स्तर का होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं और 1-2 मीटिंग में ही वो अगला बंदा हमारा एकदम बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। हाँ। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि किसी के साथ हम 1 साल, 2 साल, 10-10 साल तक होते हैं, लेकिन हमारी वो बॉन्ड नहीं बन बॉन्ड पाती नहीं उसके बन साथ। पाती, हाँ। तो ये क्यों होता नहीं, है? देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब एक ही परिवार में आज आपके भाई बहन बनते हैं और उनके साथ आपका कई बार नहीं भी जमती है, आपको लगता है वो थोड़े अलग अलग से रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वो एक सोल है, वो अपनी जर्नी पे निकली और आपके पेरेंट को उन्होंने चुना और आप भी एक ही घर में एक साथ पैदा हो गए, मतलब समझे ना। तो इसलिए आपको एक रिश्ता बन गया कि भाई ये मेरी भाई बहन है, ये मेरे जो भी है। तो इसी तरह हम एक कंपनी में काम करने जाते हैं, कंपनी में हज़ारों सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जाकर फिर आपको जो इस तरह के जो लोग मिलते जुलते हैं ना, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इनका कोई पास्ट लाइफ से कार्मिक कनेक्शन, ऐसा नहीं है। वो इमीडिएट इंस्टेंट अभी अभी जो हम एक्शन ले रहे होते हैं, वो उसके कारण हम उनके साथ जुड़ रहे होते हैं बस। और फिर हो सकता है कि हाँ, पर और साथ साथ में हर चीज़ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है, ऐसा भी नहीं है। कई बार हमारे लाइक वाइब्रेशंस मिलते हैं, यानी कि मेरी विचारधारा आपकी विचारधारा से मिलती है, तो उसके कारण भी आप है ना नेचुरली अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ। तो वो कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन ऐसा नहीं कह सकते उसके लिए। ठीक है, तो ये तो सारी हमने बात की पास्ट लाइफ की, यानी कि जैसे अभी आपसे बात करके समझ में आया, जैसे कि आपका कहना है कि आत्मा होती है। अब अगर आत्मा होती है तो क्या भूत भी होते हैं? हाँ जी, हाँ, देखिए क्या होता है कि एक्चुअल में अगर कोई चीज़ फिजिकल स्तर पर है, यानी कि भौतिक स्तर पर होती है, तो उसका सूक्ष्म स्तर भी है। क्योंकि आप अगर जाके अगर गूगल में यूट्यूब पे या गूगल में सर्च करेंगे ना, तो बड़े बड़े जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं ना, जिन्होंने हज़ारों ऑपरेशन किए हैं ब्रेन के, तो और वो सब इस बात को आप मतलब बता सकते हैं कि वास्तव में कोई ऐसी शक्ति है जो काम कर रही होती है। जैसे एक न्यूरोलॉजिस्ट का जिसने 7,000 ऑपरेशन किए अपने लाइफ में, उसने बताया कि उसने पूरा ऑलमोस्ट जो है 90% ब्रेन उसका निकाल दिया उसने, लेकिन उसके बावजूद भी वो नॉर्मल सारे काम कैसे कर पा रहा है? क्योंकि ब्रेन फंक्शन के लिए एक देखिए मुझे ड्राइविंग करना है तो कार चाहिए ना, पर उसके ब्रेन में से कई चीज़ें, जैसे बोलते हैं मान लो राइट ब्रेन है, उसका राइट ब्रेन पूरा निकाल दिया, फिर भी राइट ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अभी आपका इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी रिसेंटली शायद LNJP में मेरे ख्याल से एक ब्रह्म कुमारी के डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, जो ब्रह्म कुमारी में बहुत फेमस भी हैं। तो उनका भी ऐसे ही ब्रेन का ट्यूमर ऑपरेशन होके उनके भी जो है ब्रेन का कोई पार्ट निकाला हुआ है, लेकिन ही इज़ वो आज पॉडकास्ट पे आके बहुत ज़बरदस्त लेक्चर दे रहे हैं वो सबको। कार्डियोलॉजिस्ट है LNJP के, उनका नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो इस तरह के तो होता क्या है कि तो अल्टीमेटली सोल को जो है ना, ये तो आज हर एक डॉक्टर जो भी इस फील्ड में काम नहीं, कर ये रहा तो है। हम समझ गए कि सोल होता है, लेकिन हाँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर सोल होता है, आत्मा होती है, तो क्या भूत प्रेत भी होते हाँ, हैं? भूत प्रेत देखिए, भूत प्रेत तो सूक्ष्म स्तर पर उसकी चेतना तो मौजूद रहती है ना। अभी मान लीजिए कोई आदमी मर गया, मरते उसकी चेतना बाहर निकलती है ना, और बाहर निकलकर फिर वो थोड़े कुछ घंटों तक अपने परिवार के आसपास या कहीं पर रहती है और वो चेतना फिर बाहर निकल जाती है। तो 100% भूत प्रेत होते ही हैं, लेकिन भूत प्रेत का लेकर जो डर है लोगों के दिमाग में ना, वो बहुत गलत है। क्यों? देखिए क्या होता है, आपने भी अभी देखिए, आपने भी अभी जितनी भी अभी इतने साल गुजारे हैं, तो आपने भी नोट किया होगा कि आज तक न तो आपने कभी भूत देखा और न आपने और न कभी आपको कोई अनुभव में आया। आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया देखा ही नहीं जिंदगी में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भूत प्रेत किसी ने देखा तक नहीं, कोई जानता भी नहीं, लेकिन भूत प्रेत की जानकारी कहाँ से आपको अपने दोस्तों मित्रों से, परिवार से, माँ बाप से और या फिल्मों से, समझे ना। तो एक्चुअल में भूत प्रेत होते जरूर है। तो आप ज़रा सोचो कि भूत प्रेत का जो डर है ना, वो बड़ा गलत है। किस सेंस में बता रहा हूँ, इतने मर्डर होते हैं, इतने रेप होते हैं, और वो रेपिस्ट जो होते हैं वो कई बार बच भी जाते हैं। कई लोग बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं, बचे हुए भी रहते हैं ना, उनको तो कुछ होता भी नहीं है, और बड़े बड़े मर्डर करके बैठे रहते हैं कई लोग जो हैं, वो भी, उनको भी कुछ नहीं होता। तो ज़रा सोचो कि जिसने मर्डर किया उसको भूत आके सताता तक नहीं है।
इतनी भी ताकत नहीं उसके अंदर, और जिसने रेप किया उसको जाकर ही कम से कम उसको रात भर परेशान कर दें, मान लो कई रातों तक, वो भी नहीं कर सकता। तो आप ज़रा सोचो कि भूत में इतनी भी ताकत नहीं है कि किसी को जाके वापस, आपके कहने का मतलब है भूत होते हैं लेकिन वो कमज़ोर होते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होती काहे कि है। वो एक एनर्जी के रूप में होते हैं, बस वो अपनी यात्रा पे निकल चुके होते हैं, तो वो उनको, हाँ, उनकी जो आसक्ति होती है वहाँ पर वो अटैच रहते हैं। तो वहाँ आपको एक फीलिंग के रूप में वहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ पर ये जो आप कहते हैं ना कि अब जैसे मैं, लोग कहते हैं कि शमशान घाट में हम रात को चलो, तो आपके दिमाग में पहले ही क्या आएगा, अरे नहीं बाबा भूत आ जाएगा। अगर मैं कहूँ खंडहर में चलो, आप कहेंगे नहीं बाबा भूत आ जाएगा। आप ज़रा सोचो, अगर भूत कहीं नहीं होते तो वो सिर्फ शमशान घाट में ही नहीं होते। बस क्यों नहीं होते? क्योंकि भूत वहाँ रह के करेगा क्या? भूत तो भाई देखिए, कोई भी चेतना मर जाती है तो जहाँ अटैचमेंट होता है, परिवार होता है, धन होता है, मकान होता है, आसक्ति होती है, वहाँ पर रहता है, वो वहाँ रहेगा। वो वहाँ रह के करेगा क्या? वहाँ पर उसकी डेड बॉडी है नहीं जिससे नहीं उससे बहुत नहीं, देखिए, अटैचमेंट नहीं नहीं, वो वहाँ तो छिलका गया। याद रखना, आदमी जैसे ही घर में मरा कि एक्सीडेंट में मरा, कहीं भी मरा, तो उसकी चेतना तो वहाँ निकल गई उस एरिया से, पर वो एक्चुअल में किसी की भी चेतना शमशान घाट जाती ही नहीं भाई। उसकी तो वो तो छिलका जाता है वहाँ पे, केला तो खा लिया गया, अब वो खाली छिलका गया वहाँ, तो छिलका जाके जल जाता है, यानी तो उसको गाड़ देते हैं लोग, समझे ना। तो अगर भूत प्रेत कहीं नहीं होते ना, गारंटेड नहीं होते जो बोल सकते हैं, तो वह है शमशान घाट। अच्छा, वहाँ नहीं होते हैं वो। वहाँ नहीं होते, इसलिए तो वहाँ पे देखो ना, अब दिल्ली में निगम बोध घाट है। तो यानी कि जो ये शमशान घाट होता है ये सबसे सेफ है। सेफ है, क्योंकि भूत को वहाँ जाने का कोई कारण नहीं है। अच्छा, खंडहर में लोग कहते हैं, तो आप देखिए खंडहर में लोग है ना, ये स्मैक किए, ये चोर डाकू अपना सामान छुपा के रखते हैं रात को वहाँ पे। तो खंडहर में भी भूत नहीं होते ही नहीं है, वो तो कहाँ आपका होते हैं अपना क्रिएटेड अज्यूम्ड डर है ना आपका। हाँ। अब देखिए ना, बच्चे को जैसे आप रात को कहते हैं ना कि वहाँ जाओ, तो बच्चा कहता नहीं नहीं वहाँ पे भूत बैठा होगा। तो ये भूत शब्द आया कहाँ से उसके दिमाग में? बचपन में माँ बाप ने डाला, क्या बोला, खाना खा ले नहीं तो बाबा आ जाएगा, सो जा नहीं तो बाबा आ जाएगा, वो वहाँ जाना मत, बाबा आ जाएगा। तो ये बाबा जो है ना, जो आपने बचपन से बच्चों को बोला, तो वो एक उनके दिमाग में बैठ गया। फिर बाद में आपको आहट ने 1920 जैसी फिल्में देखने को मिलती है, तो उसमें भूत का एक स्पेशल चेहरा बताया जाता है, समझे ना। तो आप भी ऐसा अज्यूम करके बैठे, भूत बोले तो इस तरह का होता है, तो ऐसा नहीं होता भाई। भूत जो है वास्तव में नहीं, ही इज जस्ट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप उसका, जब वो हमारे आसपास होता है ना, तो आप उसको फील कर सकते हैं कि somebody was sitting here, somebody was there। ये तो पक्की बात है कि जिन परिवारों में मेरे ऐसे कई मरीज हैं जो कैंसर के मरीज थे, जैसे वो वाइफ मर गई, कई महीनों तक वो अपने हस्बैंड को आके रेगुलरली उसको फील कराती थी कि वो वहाँ है और वो बच्चों की केयर कर रही है वहाँ पे आके। तो ऐसा तो देखने में आता है, लेकिन वो कोई डरावना नहीं होती, डरावनी बात नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि हस्बैंड के माइंड की ये सब नहीं, माइंड की नहीं है वो एक्चुअल, नहीं माइंड की नहीं। मैं माइंड का क्यों नहीं बताता हूँ आपको कि मुझे ये सब बातें तो लोग ही बताए, तब मुझे भी समझ आता है। मेरे तो प्रैक्टिकल अनुभव तो मेरी ज़िंदगी में मैंने अभी तक नहीं किया। हाँ, एक अनुभव मेरी ज़िंदगी में ज़रूर, मेरे लाइफ में एक बार, वो जो बोलते हैं ना कि किसी की चेतना होती है, मतलब भूत प्रेत की जैसी, मतलब जो भी। मेरे पिताजी एक बहुत बड़ी दुर्गा की तस्वीर को पूजा करते थे, ठीक है। तो वो बहुत पुरानी तस्वीर थी और मैं एक नई तस्वीर ले आया, तो मैंने कहा अब कहाँ रखें। तो मैंने क्या किया, घर के बाहर एक एंट्री पे मैंने वो निकाल के लगा दी। मैंने कहा आते जाते लोग नमस्ते करेंगे, मान लो दुर्गा को। तो मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर जो हैं, वो एक दिन अचानक आई और वो इतनी ज़बरदस्त ज़ोर से चिल्लाई, एग्जैक्ट मेरे फादर के जो वर्ड होते हैं ना, जो कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उन्हीं की वही पूजा करते थे। तो वो उनकी इतनी ज़ोरदार आवाज़ करके उसने चिल्ला के कहा कि ये किसने यहाँ पे तस्वीर लगाई इस तरह से। और उसके बाद में हम भी डर गए कि ये ऐसे कैसे चिल्ला रही है, तो कभी चिल्लाती नहीं ऐसे। लेकिन जो अंदर आके ना, फिर वो आके फिर बेहोश हो गई। और फिर जब वो उठी ना, तो वो कहती कि क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आ गई, मतलब। तो मैं समझ गया कि ये कोई अलग स्टेट में थी और इसके थ्रू किसी ने ये बातें मतलब बोली है। तो ये बातें थोड़ी ऐसे अनुभव में आती, तो लगता है कि जो हमारी जो पूर्वज वगैरह की जो आत्माएं हमारे साथ जो रिसेंटली जो गई होती है, उनकी चेतनाएं हमारे आसपास रहती है, मतलब यूँ समझ लो। एक तो इससे हमें अनुभव में आता है, ठीक है ना।
तो और अभी तो मेरे उन्हें नया शरीर नहीं मिलता है? नहीं, जब तक देखो, जब तक वो नया जन्म लेने का जब तक सिलसिला ऐसा नहीं होता कि मरते ही तुरंत वापिस शरीर ले लेते हैं, ऐसे कई लोग नहीं होते हैं। कई लोग इसमें कई महीनों तक भी, इवन सालों तक भी वापिस वो दोबारा अपना संस्कार के अनुरूप उनको जहाँ वो जन्म लेना है वो उसका वेट कर रहे होते हैं बेसिकली, समझे ना। तो अभी देखिए, मेरा हमारे एक स्टूडेंट है, उनका नाम मिस्टर दिनेश जी हैं, जो खड़गांव मध्य प्रदेश में रहते हैं। उनकी पत्नी के साथ उनका बड़ा अटैचमेंट था, तो जब उनकी डेथ हो गई तो मैं मतलब ऐसे अनुभव बहुत रेयर है, मतलब मुझे भी सुनने में आया पहली बार कि वो कम से कम 1.5-2 साल से वो रेगुलर उनके साथ 3-4 घंटा बात करते हैं, और उसके थ्रू वो बात करने का मतलब क्या है कि ऐसे जनरल हमारी कोई सांसारिक बातें नहीं। आपने आके कहा कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, तो वो कहते हैं भाई ये देखो, ये गरिमा जी आई है, ज़रा इनका देखना कि इनका वो क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो फिर वो बताती कि नहीं, इसके अंदर ये इस तरह की बात है, इसलिए इसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसको ऐसे बोलो, ऐसे करें तो ये ठीक हो जाएगी, ऐसे मान लो। तो इस तरह की ना वो गाइडेंस मैंने हज़ारों लोगों को, मैंने भी उनसे दिलवाई। क्योंकि उनकी पत्नी गाइड करती है उनको। तो इस तरह से वो अपनी पत्नी से रेगुलरली बातें करता है, ट्रांस में जाकर, मतलब एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में जाकर। और कई बार वो बच्चों को भी मीडियम बनाता है, तो बच्चे भी उसके थ्रू जो है ना बोल रहे होते हैं, यानी कि वो जवाब दे रहे होते हैं जो बच्चे तो कभी नहीं दे सकते, वो कोई बड़ा आदमी ही दे सकता है। यानी वो जो दिखाते हैं कि बच्चे के शरीर में आत्मा आ गई है, नहीं, वैसे वो ही तो देखिए, हुआ वो ये? जो ऐसे हिलते वलते, वो सब नहीं है, वो इस तरह का गेम नहीं है। वो खाली ट्रांस स्टेट में, जैसे बोलते हैं ना, Sophisticated। नहीं, मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ और ट्रांस स्टेट में मैं बोले जा रहा हूँ, बस उतना ही। वो ये जो इस तरह की जो भूत प्रेत जो ऐसा बोलते हैं, ऐसे लोग चिल्ला रहे होते हैं, ऐसे नाच रहे होते हैं, वो अलग टाइप के, वो ऊपरी हवाओं के प्रकोप अलग होते हैं, वो अलग है। उनका गेम अलग है। अच्छा, अब मुझे आप एक अगली चीज़ बताइए जो मैं बहुत देर से पूछना चाह रही हूँ। जो हम सपने देखते हैं वो क्या होता है, कि वो जो हमने सोचा है वही हम सपने में देखते हैं, या हम फ्यूचर भी अपना कई बार सपनों में देख ही लेते हैं, ये क्या है? देखिए, सपनों में ना 2-3 घटनाएं घटती हैं। पहली बात, 90% तो सपने पेट खराब से होते हैं। जिनका जितना ज़्यादा पेट खराब होगा ना और गैस बनेगी, इंडाइजेशन होगा, उसके ब्रेन पे, क्यों, गट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन, तो जितना पेट में गड़बड़ चलता है ना, तो उसका स्टिमुलेशन वो हमारे ब्रेन को मिलता है, और ब्रेन फिर उटपटांग डरावने से, नाइटमेयर ने ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह के सपने देख रहा होता है। जो बोलता है ना कि मज़ा नहीं आता, वो बोलता है ना पता नहीं क्या 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 देखा मैंने, ऐसे कुछ अजीबोगरीब जो कह सकते हैं। तो ये तो सपने आते हैं पेट खराब से। 10% सपने जनरली वो होते हैं जिसमें आपको इंट्यूशनल गाइडेंस मिलती है, यानी कि आपके जो परिवार से लोग जा चुके होते हैं, उनकी चेतना के साथ आपका कनेक्शन बनता है, और कई बार वो आपको सपने में आके गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, कई बार हम जो सोचते हुए सो जाते हैं ना, तो हम उसी फ्रिक्वेंसी में यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ से हमें एक गाइडेंस मिलती है। जैसे संगीतकार हूँ, मैं संगीतकार हूँ, ठीक है, अब मुझे एक धुन बनानी थी, लेकिन मैं बहुत कोशिश की, धुन बन नहीं रही थी, तो मैं मतलब दीवानों की तरह मैं मतलब परेशान होकर मैं सो जाता हूँ, और फिर चेतना मेरी निकल जाती है। तो उस समय फिर मुझे सपने में मुझे वो धुन जो है ना महसूस होती है, और मैं एकदम जाग कर ना मैं तुरंत वो धुन को नोट कर लेता हूँ। तो मुझे ऊपर से आया, ऐसे बोल सकते हैं ना, इंट्यूशनल गाइडेंस मिली। इसी तरह एक चित्रकार है, वो चित्र बनाते बनाते परेशान हो रहा था, फिर अचानक वो चित्र ऐसा बना जो एकदम बोलते हैं ना रिकॉर्ड बन गया उसका। इसी तरह लेखक भी लिखते वक्त सोचता है क्या लिखूँ, लिखने के सोचता है, लेकिन वो पेपर फाड़ता रहता है, वो यार मज़ा नहीं आया स्टोरी में। फिर अचानक एक ऐसी स्टोरी दिमाग में आती है, वो सोचते सोचते ही एंटर इनटू ए ट्रांस स्टेट, तो वहाँ से फिर उसको इंट्यूशनल गाइडेंस मिलती है। तो सपना जो होता है ना, उसमें पूर्वाभास भी हो सकता है। पूर्वाभास का मतलब है आपने अचानक सपने में देखा कि कोई एक कार जल गई है मान लो, और उसमें 2-3 लोग मर गए, ऐसे आपको लगा, या कहीं पानी बाढ़ आ गई है, ऐसे आपको लगा, तो आपको लगा कि यार ठीक 15 दिन के बाद वो घटना घटी, 1 महीने के बाद वो घटना घटी। तो ये पूर्वाभास, जो प्रिकॉग्निशन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारी 10% चेतना जो है ना, कई बार पास्ट फ्यूचर के टाइम पीरियड में कहीं भी जंप कर सकती है, तो उसके कारण भी हमें सपने के अंदर वो चीज़ें फील होने लगती है, यूँ समझ लें। और बाकी जो है, आपने कहा कि हमारी दिमागी फितूर तो नहीं है, तो देखिए क्या होता है कि
आप अगर कोई पर्टिकुलर डर या कोई चिंता लेकर या विचार को आप बार बार सोचते हो ना, तो वो सडनली जो है ना, आप उसी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होते हो सोने के बाद। क्यों? आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे थे, तो इसलिए उससे रिलेटेड सपने आपको आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्रिएटेड है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो सुबह के सपने होते हैं वो सच हो जाते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा होता सुबह है? के सपने ऐसा सच होते ऐसा नहीं है। सपने जब आप सपने देखते 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 जब आप सुबह आपका बॉडी रिचार्ज होके जागने की अवस्था में आने लगती है ना, तो उस समय सपने का जो आखिरी दौर हो रहा होता है कि सपना जो देख रहे होते हैं, वो सपना जो है फिर आपको याद रहता है, आपको फील आता है कि अरे अब मैं अभी बस सपना देख के उठा हूँ। तो वो चूँकि आप है ना अल्फ़ा, जैसे कहते हैं थीटा स्टेट से अल्फ़ा में आ रहे होते हैं, तो आपकी वो अर्ध जागृत अर्ध सुप्त अवस्था होती है, तो उसमें आपको लगता है कि मैं अभी सपना देख रहा था ऐसे, और फिर आप धीरे से जाग जाते हैं। तो देखिए, आपने एक बात नोट की होगी, जितने भी साइंटिफिक आविष्कार हुए ना, वो कभी भी कॉन्शियस माइंड से नहीं हुए, और अक्सर अधिकतर आविष्कार उस फील्ड के आदमी से नहीं हुए, बल्कि दूसरे फील्ड के आदमी ने कोई दूसरा आविष्कार किया जो उस फील्ड का नहीं था। समझे ना? मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने कभी इंजीनियरिंग का आविष्कार नहीं किया, और मैंने किसी म्यूज़िक का कोई संगीत का मैंने आविष्कार कर दिया जो कि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं था। तो इसका कारण क्या होता है? सडनली दे फील लाइक दैट इन इंट्यूशंस। तो इस तरह से, तो इसीलिए हमारे देखिए, हम सूक्ष्म जगत में कहीं भी यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सपने जनरली जो लोग कहते हैं ना, उसमें 90% पेट खराब से होते हैं। बस मैंने अब तक अनुभव ये किया इतने सालों में। बाकी सपनों का रेकी से, पास्ट लाइफ से, इंट्यूशन नहीं, से पास्ट लाइफ से, कुछ देखिए, देना पास्ट नहीं लाइफ है। से भी कनेक्टेड होता है। पास्ट लाइफ से मतलब, लेकिन 10% कहा ना मैंने। 10% में क्या आता है कि कई बार आपकी जो पास्ट लाइफ मेमोरीज होती है ना, जैसे आपको लगता है मुझे बार बार एक पहाड़ी के ऊपर एक मकान बना हुआ है और वहाँ पे मैं गाय भेड़ चरा रहा हूँ, मुझे ऐसे बार बार मेरे माइंड में आता रहता है। तो वो आपने कोई जीवन जिया हुआ होता है ना, तो उसके ग्लिम्पसेस आपको है ना बार बार महसूस होते हैं। तो इसका कारण बताता हूँ कि जो लोग मेरे पास में पास्ट लाइफ के लिए आते हैं ना हमारे यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि सर, ये तो मैं सपने में पहले देख चुका हूँ, मतलब कि मेरा इस तरह का एक लकड़ी का मकान है, और मेरे घर के आसपास जो है इस तरह के खेती बनी हुई है, मेरे 4-5 गायें मैं पाल रहा हूँ, ये सब मैं तो पहले देख चुका हूँ सर, ये मैं ऑलरेडी मेरे सपने में मैं देख चुका हूँ। तो ऐसे ग्लिम्पसेस जो है ना, उसके पास्ट लाइफ के भी कभी कभी आते हैं। क्या होता है, हमारी जो चेतना है ना, हम जो जीवन अब तक जी चुके होते हैं ना, वो कई बार उसमें जंप कर जाते हैं, क्योंकि हम ट्रांस स्टेट में है। सपना भी क्या है? एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड ही तो है ना हमारा। तो इसलिए हम कहीं पर भी अचानक कनेक्ट हो जाते हैं, और चूंकि हम उसका कोई लिंक नहीं है हमारे पास, रेफरेंस नहीं है, इसलिए फिर हम समझते पता नहीं कुछ आ गया होगा ऐसे ही, हम यूँ समझ के टाल देते हैं उसको, ऐसे समझ लो। अच्छा, जो ये पास्ट लाइफ वाला आप जो सेशन करवाते हैं, उसमें आप बता रहे हैं कि आप फ्यूचर भी बता देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मतलब किस तरीके का फ्यूचर उसमें? तो ये तो बहुत ही मतलब फिर से वही नेचर क्या की आदमी साइकिल फिर को मेहनत डिस्टर्ब नहीं करना करेगा है। फ्यूचर हाँ, जान गया तो? देखिए, हाँ। सबसे पहली बात हर आदमी को क्या समझनी चाहिए कि अगर आप हजारों जन्म से आप जीवन जीते हुए आ रहे हो, हजारों जन्मों से ना, सैकड़ों जन्म कह दीजिए कुछ भी, तो जितना हर जन्म एक ईंट है, यूँ समझ लो। तो हर जन्म में जितने हमारे विचार, भाव, कर्म, हमने जो एक्शन किए हैं, उसकी एक परछाई बनती रहती है। यानी कि वॉट एवर यू डू, उसका अपोजिट रिएक्शन, एवरी रिएक्शन इज ए रिएक्शन जो कहते हैं ना, तो उसका वो रिएक्शन बन रहा होता है। तो आपका फ्यूचर ऑलरेडी डिज़ाइंड हो चुका होता है, क्योंकि आप कितने जन्मों से कितने तरह के एक्शन, भाव, विचार, कर्म करते हुए आ रहे हो। तो इसलिए फ्यूचर ऑलरेडी डिज़ाइंड है आपका, सर्टन है, डेफिनेट है आपका। तो यानी कि फिर मैं परछाई मेहनत ना करूं? नहीं, वो शेडो डेफिनेट है, लेकिन वो आपको पता नहीं है ना। तो आप तो जनरली अपने रेगुलर काम में आप नॉर्मल वे से बहते जाओगे, क्योंकि आपको फ्यूचर पता नहीं है। लेकिन सडनली आपको लगेगा कि यार, मैंने तो कभी एक्टिंग का सोचा ही नहीं ज़िंदगी में, ये पता नहीं मेरे को किसी ने ऑफर कर दिया कि एक्टिंग में आज एक्टिंग करेगा क्या। मान लो ऐसा आपने देखा, कई हीरोइनों की कहानी आपने सुनी होगी, उनको आर्किटेक्ट बनना था, उनको इंजीनियर बनना था, पायलट बनना था, पर सडनली किसी ने उसको कह दिया अरे तू एक्टिंग कर, मेरी फिल्म में एक बनाने जा रहा हूँ, मान लो। तो उसको, तो ऐसे जो ऑफर सडनली आ जाते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें, घटनाएं, वो ऑलरेडी उसकी डिज़ाइन क्यों थी मालूम है, उसके अंदर आर्टिस्ट था, छुपा हुआ था,
पर उसको कभी ऐसा वो समय आने पर वो चीज़ अपने आप उसके पास जैसे naturally- मैंने इंजीनियरिंग की है, हाँ बट मैं मीडिया में आ गई हूँ अचानक से। हाँ, तो ये देखिए आप ज़रा सोचिए, मेरी ज़िंदगी में मैं मेरे सपने में भी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं था कि ये पारामानसिक क्षमताएं रेखी होती है, पास्ट लाइफ होता है, ये सब शब्द मेरे जीवन में बिल्कुल जीरो थे। यानी कि और मैं पहले भी पास्ट लाइफ के बारे में कोई बोलता था ना, मैं क्या बोलता था, अब है तो है यार, क्या करेंगे जाके बेकार में, मतलब मान लो मैं इस तरह की डायलॉग बोलता था। लेकिन आज मैं हैरान होता हूँ कि मैं ही इस फील्ड में आकर इसके अंदर इतना डिटेल में काम कर गया। तो क्यों कर गया? क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी असाइंड था, डिज़ाइन था, और समय आने पर वो मेरे सामने प्रकट होगा ही। तो वो क्योंकि मैं उसमें, हाँ अब इसमें अगर मैं चेंज करना चाहूँ विल पावर से, मान लो मैं ऐसे सोचूं कि नहीं मुझे पास्ट लाइफ में काम नहीं करना भैया, अब मुझे ये नहीं करना है, तो आज ही विल पावर से अगर मैं अपना एक्शन चेंज कर दूं और मैं ऐसे सोचूं मैं तो जाऊंगा भैया किसी पहाड़ी पे जाके बैठ के चित्रकार बनूंगा जी मैं तो बस, और मैं अब जाके चित्र बनाऊंगा जी, मान लो, तो अब मैं स्ट्रांगली उस इंटेंशन को मैं बिल्डअप करता जा रहा हूँ और फिर मैं तैयारी कर रहा हूँ इसको छोड़ने की, उसको पकड़ने की। तो फिर धीरे धीरे मेरा फिर वो वाला फ्यूचर बनने लग जाएगा। क्यों? फ्यूचर कभी डेफिनेटली डिसाइडेड नहीं होता, वो डिसाइडेड इसलिए है क्योंकि आप अनकॉन्शियसली जी रहे हो और आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है। लेकिन पास्ट लाइफ में जाने के बाद अगर आपको लगे कि मैं अगले जन्म में एक बिजनेसमैन बन रहा हूँ और आपने सोचा कि नहीं यार अब सारे दिन फिर वापस बिजनेसमैन बन रहा हूँ यार, इस जन्म में बिजनेसमैन हूँ, मान लो मुझे नहीं बनना है अगले जन्म में बिजनेसमैन, मैं तो साधु बनना चाहता हूँ यार, अध्यात्म में जाना चाहता हूँ। तो आपने आज ही जो है ऐसा प्लान किया विल पावर से, तो अब आपका एक्शन जैसे चेंज करोगे ना अभी इस मोमेंट में, तो फिर आपका जो बना हुआ जो फ्यूचर है ना वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लग जाएगा और एक नया फ्यूचर डिज़ाइन होने लग जाएगा। तो फ्यूचर डेफिनेट होता ही है, कई सालों तक का बता रहा हूँ। इसलिए आपने देखिए, आपने एक बात नोट की होगी, वांगा बाबा जिसके बारे में इतना कहा जाता है, नॉस्ट्रेडेमस ने, तो इन लोगों ने भविष्यवाणी कैसे कर दी? क्योंकि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जिस तरह के हालात रेगुलरली चलते जा रहे हैं और उसके अंदर पर्पसफुली हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे ना, सब एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन से प्रभावित होकर वो सब घटनाएं घटित होती जा रही है। तो वो घटनाओं का प्रभाव जो है एक परछाई के रूप में पड़ता जा रहा है। तो इसीलिए नॉस्ट्रेडेमस को वो दूर तक वो परछाई ना नज़र आ रही होती है, इसलिए वो हज़ारों साल आगे का उनको वो फीलिंग आ रही होती है कि यार 2000 साल बाद ही होगा, 3000 साल बाद ही होगा। वांगा बाबा ने तो 3000 साल तक के उसने प्रेडिक्शन कर दी है। तो वो क्यों? क्योंकि शी हैज़ सीन एवरीथिंग वेरी क्लियरली कि कौन कौन से समय पे क्या क्या होने वाला है, समझे ना, इस तरह से। तो ये सब इसलिए बन चुकी है क्योंकि उसके बीज पड़ चुके हैं, उसके शेड, उसके ईंटें जमा हो चुकी है, तो उसका शेडो ऑलरेडी बन चुका है। पर अगर आप चेंज करना चाहो तो आज ही विल पावर से आज सोच लो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा समाप्त करने आपके करने से पहले भी। एक ज़माने में बीमार पड़ा तो मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा। देखिए पहले बीमार क्यों पड़ा? क्योंकि मैं अनकॉन्शियसली मर्जी आए वैसे खा पी रहा था, जी रहा था, तो उसका रिजल्ट सामने आया। अब मैं होश में आ गया और मैंने डिसीजन लिया कि यार बीमार नहीं पड़ना बस आज के बाद। तो ये तो एक तरीके का मैनिफेस्टेशन भी मैनिफेस्टेशन वो इसलिए कि देखिए आज 50 साल हो गए, डिजीज़ वर्ड मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं उसकी चॉइस करता ही नहीं। मैं आगे आने वाले समय मुझे बीमारी पड़े ऐसा मैं कारण दे ही नहीं रहा हूँ आज। तो इसलिए आज मैं 75 की एज में भी हो ना, तो आज मेरे लिए बीमारी असंभव हो गई। खुजली भी मुझे पूछे बिना नहीं आ सकती, मैं यूँ कहता हूँ। क्यों? शरीर को खुजली करने का शौक नहीं है। शरीर कहता है कारण दो जी, खुजली करना है तो, छींकना है तो मिर्ची फैलाओ जी। इस तरीके से आपने खुद को मैनिफेस्ट किया है वो कि इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं होनी आई हैव चाहिए। अंडरस्टूड कि मैं अब मैं कॉन्शियस चॉइस कर रहा हूँ ना। पहले मैं अनकॉन्शियस चॉइस करके बीमार पड़ा, अब मैं कॉन्शियस चॉइस करके हेल्थ मेंटेन कर रहा हूँ ना। और मैं फल की तरफ पक्के जाऊँगा, ये भी डिसीजन मैंने लिया हुआ है कि मैं सड़ के मर के टूट के नहीं जाऊँगा संसार से। तो ये डिसीजन मेरा है ना। अच्छा, एक ज़माने में मैं गरीब था, पैसों की बहुत कमी थी। फिर दिमाग में आया कि आई मस्ट बिकम रिच इन माई लाइफ। देखिए तो वो क्योंकि पहले मेरे गरीब बने रहने की मेंटालिटी थी, मेरे वो थॉट ऐसे थे। फिर मैंने अमीर बनने का एक दिमाग सोचा। तो अमीर बनने के क्या नियम है, सफलता के क्या नियम है भाई, मैंने रिकॉग्निशन किए। तो आज कितनी अमीरी वो मेरी मर्जी वाली अमीरी आज, ठीक है। फिर एक ज़माने में दुखी होते थे, मैंने डिसीजन लिया कि दुखी नहीं होना। आज मेरे लिए दुख मेरी मर्जी के बिना कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? वो मेरी चॉइस है।
चलिए, अब एक आखिरी सवाल है मेरा हाँ जी। कि अब आप बता रहे हैं आपने इतने सारे लोगों को पास्ट लाइफ से कनेक्ट किया, उनके प्रेजेंट की भी बात की, तो आपने उनका फ्यूचर भी दिखाया होगा। तो फ्यूचर में आपने कुछ ऐसे सवाल करे हैं कि इंडिया का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, या फिर कंट्री का फ्यूचर क्या है? हाँ जी, किया मैंने, किया है। क्या जवाब मिले उसमें? देखिए, अभी चूंकि पाकिस्तान की बात चल रही है तो मैं कैजुअली पूछ लेता हूँ कभी कभार रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान जो है वो जैसे कहते हैं ना कि एक समय ऐसा आने वाला है कि वो नहीं के बराबर रह जाएगा, यूँ समझ लें आप, वो खंड हो जाएगा। ये आपको किसी आपकी केस स्टडी ने बताया है? मतलब मैं जो लोगों को पूछता हूँ ना कि आगे का पाकिस्तान का भविष्य क्या है, तो वो बताते हैं कि सर पाकिस्तान तो डिवीज़न हो गए उसके बहुत सारे, मतलब उसके कई खंड बन गए, मतलब 3-4 खंड हो गए उसके, मतलब वो डिवीज़न में आ गया है और उसका अस्तित्व अब पाकिस्तान जो है मतलब बहुत मतलब हालात बहुत ही ख़राब हो जाएंगे उसके यहाँ पे, मतलब लोग जो है त्राही करेंगे, मतलब इस तरह की बातें लोग करते हैं। और इंडिया के बारे में क्या बताते हैं? इंडिया के बारे में देखिए, सुपर पावर बनेगा वर्ल्ड में, ये सब उसके अंदर वो 2029 की बातें 30 मैं लोगों को ना 5 साल के बाद 10 साल के बाद भी लेके जाता हूँ, 2030 2035 ऐसे भी, तो उसमें मैं 2030 में मैं पूछता हूँ तो जनरली लोग जो है ना मोदी और योगी का नाम ज़्यादा लेते हैं, और वो कैसे उस समय मोदी रहेंगे मुझे भी पता नहीं है, पर वो लोगों को कहता हूँ तो नहीं, वो कहते हैं योगी और मोदी, ये दो के नाम ही लेते हैं आगे भविष्य में इंडिया के लिए भी। और तो इस तरह से जो है काफ़ी चीज़ें जो मैं छोटा कभी पूछता रहता हूँ मैं कि भाई क्या क्या ये हालात होने वाले हैं भारत के। तो देखिए बुरे हालात तो पूछता नहीं हूँ जनरली, पर फिर भी एक दो बार मैंने पूछ भी लिया कि आगे आने वाले समय में क्या कोई बड़ा कोई धरती पर कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, तो बोले कि हाँ 2040 के आसपास में लोग बताते हैं कि एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी जिससे तटवर्ती जितने इलाके हैं, जो समुद्री इलाके हैं, जैसे मुंबई है, इंडोनेशिया है, वियतनाम वगैरह सब, इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ये लोग बताते हैं सब। और ये एक से नहीं, देखिए मैं ना कम से और मैं पहली बात तो मैं डिक्लेयर करता नहीं और मैंने भविष्यवाणी करता हूँ कभी, पर ये मैं अपनी रिसर्च और जानकारी के लिए ज़रूर पूछ लेता हूँ, और जब तक वो प्रूव नहीं होती तब तक मैं कभी किसी को बात भी नहीं करता। कारण देखिए, मैं अब तक जितने भी लोगों को फ्यूचर में लेके गया हूँ ना, और 5 साल के बाद का फ्यूचर दिखाया है ना, कि किसी की संतान हो रही है, किसी की शादी हो रही है, किसी का बिजनेस चल निकला, या कोई विदेश चला गया, ऐसा होता है ना, कई लोगों के अलग अलग कई प्रोजेक्ट उनके पूरे हो गए, तो या उनका घर बदल गया, कुछ भी। तो एक्चुअल में ऐसा वाकई में हो गया है। क्यों 30 साल में मैं 5 साल बाद दिखा रहा हूँ, तो फिर लोग तो मुझे अब इन 25 सालों में कितने लोगों ने 5-5 साल के आगे के फ्यूचर देख ही लिए ना, तो वो 100% अब तक सिद्ध हुए हैं फिलहाल। चलिए, अब एकदम आखिरी चीज़ है, जैसे आपके कई सारे इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे हैं इसके पहले यूट्यूब पे, जो आप बताते हैं कि आप चेहरा देखकर एनर्जी का बता देते हैं। अभी 1 घंटे से आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपने मेरा चेहरा भी देख लिया, अब आप मेरी एनर्जी के बारे में बताइए। देखिए क्या होता है कि दुनिया में जो एनर्जी होती है ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, समझे ना, तो वो वाइब्स और फीलिंग्स आती है। जब हम आपके सामने बैठते हैं तो आप डेफिनेटली एक सर्टन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट तो कर रही है ना, तो वो मेरी बॉडी की सेंसिटिविटी जो होती है ना, वो उसको सेंस कर लेती है कि भाई इनकी जो मतलब इनकी वाइब्रेशन किस प्रकार की है, जैसे बोलते हैं ना। तो देखिए, आपकी जो वाइब्रेशन है वो अब ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पूछ रहे इसलिए कह रहा हूँ, एक पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे आ रही होती है आपकी तरफ से, समझे ना। तो इसलिए कोई ऐसा आपका कोई नेगेटिव पक्ष मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है मुझे कि जिससे मैं आपको कहूँ कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ इस तरह से। ये जो कैमरे के पीछे जितने बैठे हैं ना, वो काफ़ी नेगेटिव बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और इतनी नई नई चीज़ें बताई, सपनों से लेकर मैनिफेस्टेशन पर आपने बताया, पास्ट लाइफ की भी बताई। सवाल तो मेरे बहुत सारे हैं, हाँ। बट अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान ना एक बार में मुझे मिल गया है। बहुत सारा विषय है, वो तो कितना भी बात करते जाओ, बस सही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार मेरा।